क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11th डिप्लोमा, BSc नर्सिंग, CET पैरामेडिकल वगैरह वगैरह तैयारियां होती हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑफलाइन में तो लोकल बच्चे जो नियर बाई है वो अपना आके तैयारी करते हैं, लेकिन ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अलीगढ़ के बाहर के स्टूडेंट हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हो या हिंदुस्तान के बाहर किसी दूसरे कंट्री में रहते हो और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया की तैयारी करना चाहते हो, तो अलीगढ़ के क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफ प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग अलीगढ़ के यूनिवर्सिटी से जो भी नोटिफिकेशन आते रहते हैं हम लोग अपडेट करते रहते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही इस पे हम लोग बहुत सारे रिकॉर्डेड क्लासेस भी डालते हैं, तो बहुत सारे तैयारी के लिए आपको रिकॉर्डेड क्लास आपके कंटेंट मिल जाते हैं। ठीक है, क्या कर रहे थे हम लोग कर रहे थे केमिस्ट्री क्लास 11th इक्विलिब्रियम, और बहुत कुछ तो हो चुके हैं और आखिरी सेक्शन पे चल रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लास में किया था, हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb, यानी कि आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस का रिलेशन और उसके बेस्ड करता हुआ न्यूमेरिकल्स वगैरह जो थे वो हमने कराए थे। आगे हम लोग जा रहे हैं। ये अब तक जो हम लोगों ने कराया था वो मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड का मतलब ये है कि एक ऐसा कंपाउंड है जो एक हाइड्रोजन को या प्रोटॉन को डोनेट करता है जब वो रिएक्शन करता है, अगर एसिड है तो, या एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है अगर बेस है तो। ठीक है, डोनर ऑफ हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन इज कॉल्ड एसिड, एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड बेस। तो अभी तक हम लोगों ने, अभी जितने पुराने सेक्शन में हम लोगों ने किया है वहाँ पे मोनोबेसिक एसिड का मतलब ये है कि एक प्रोटॉन डोनर होता है, एक प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, तो एक एक है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड भी है जो दो दो प्रोटॉन डोनेट करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो दोनों एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर हम लोग डाई या पॉली बेसिक एसिड कंपाउंड ले, ठीक है, या डाई या पॉलिक एसिड बेसिक एसिड कंपाउंड लें, तो उनका जो आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है वो कैसे होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कंपाउंड है, जैसे ऑक्जेलिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, फास्फोरस एसिड है। इनमें कई सारे हाइड्रोजन डोनेट कर सकते हैं, यानी सिर्फ एक ही नहीं है, कई दो तीन भी होते हैं, चार भी होते हैं। तो अगर ये जो एक से ज़्यादा प्रोटॉन डोनर होते हैं तो उनका जो, अगर हम लोग लिखना चाहें आयनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है ना, आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है डाई और पॉलीबेसिक, अभी हम लोग हेडिंग डालते हैं, इसको हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है पॉलीबेसिक पॉलिक एसिड कंपाउंड्स का आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ दैट कंपाउंड्स। ओके, तो हम लोग हेडिंग डालते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या है उसको। ये दे रखा डाई एंड पॉलीबेसिक एसिड एंड डाई और पॉली एसिड बेसिस। क्या मतलब हुआ कि ऐसे कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा प्रोटॉन डोनर होते हैं या आयनाइज हो सकता है, एक से ज़्यादा आयनाइजेशन हाइड्रोजन है जो डोनेट कर सकता है, ऐसे कंपाउंड का डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे। जैसे कुछ the compounds which can donate more than one proton per molecule
during ionization is known as polybasic or polyprotic एसिड्स। ठीक है, एक कंपाउंड या एक मॉलिक्यूल जो एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता और आयनाइज हो सकता है, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं पॉलीप्रोटिक या पॉलीबेसिक एसिड्स, पॉलीप्रोटिक एसिड भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दे रखा है फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे कंपाउंड जो बुक में मेंशन किया, जैसे ऑक्सैलिक एसिड है, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये, और फास्फोरिक एसिड, और भी बहुत सारे और भी बहुत सारे हैं जो कर सकते हैं, लेकिन जो कॉमन मेंशन किया वो इस तरह से है। ठीक है, अगर कोई मान लेते हैं अगर कोई मॉलिक्यूल है जो 2 हाइड्रोजन होता है, डाइबेसिक एसिड है, तो उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो हम लोग लेते हैं डाइबेसिक एसिड, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर डाइबेसिक एसिड H2X। इसमें 2 प्रोटॉन है ना, 2 प्रोटॉन है तो एक एक करके 2 दफा देगा, तो कैसे लिखेंगे? आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर डाइबेसिक एसिड H2O इज गिवन एज, ठीक है ना, कैसे देंगे इसको, ये हम लोग लिखने जा रहे हैं। जैसे ये एक हमारा मॉलिक्यूल है H2X, ये एसिड है, इसको वाटर में अगर हम लोग इसको डिजोल्व करते हैं, ये वीक एसिड है, वीक एसिड होता है तो हम लोग बताते हैं कि पार्शियली डिसोसिएट, स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड जो ना कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, वीक एसिड जो ना पार्शियली डिसोसिएट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग डाई बेसिक ले रहे हैं, यानी कि 2 प्रोटॉन डोनर है, तो उसको लिखेंगे कैसे? 2 बार आयनाइजेशन होगा तो उसको लिखेंगे कैसे, वो लिख रहे हैं। यहाँ पे अभी वीक एंड स्ट्रॉन्ग का कोई हम लोग क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। तो क्या दे रखा है, जैसे ये एक प्रोटॉन डोनेट कर देगा तो क्या हो जाएगा H3O पॉजिटिव, और ये आ जाएगा HX माइनस, इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और इसका जब अगर हम लोग आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखेंगे Ka1, कैसे लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स H2X, ये इस तरह से लिख दिया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड 1, पहला जो आयनाइजेशन हुआ, फर्स्ट आयनाइजेशन हुआ ये। अब यहाँ पे अगर हम लोग दूसरा देखते हैं तो इस वाले कंपाउंड पे हाइड्रोजन और एक्स कंपाउंड है, इस पे एक हाइड्रोजन अभी भी है, इसमें एक हाइड्रोजन अभी भी है। अगर दोबारा से ये भी अपना हाइड्रोजन को डोनेट करना चाहता है, ठीक है, या डोनेट करे आयनाइज्ड हो, तो क्या लिखेंगे इसको? नेक्स्ट का कंपाउंड लिखेंगे, ये सेकेंड आयनाइजेशन लिखने जा रहे हैं। HX माइनस 1 था ये वाटर में डिजोल्व था ये, तो ये इक्विलिब्रियम के टाइम पे क्या होगा, ये H3O पॉजिटिव और ये X माइनस 2, ऐसे हो जाएगा कंपाउंड। कितनी बात सुन में? और इसका सेकेंड आयनाइजेशन को लिखना चाहते हैं, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर सेकेंड आयनाइजेशन। ठीक है, तो Ka सेकेंड लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा? हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन X माइनस 2, ये तो प्रोडक्ट में आ जाएगा, और ये जो कंसंट्रेशन होगा X माइनस 1, ये हमारा K2A आ जाएगा। कितनी बात सुन में? तो ये पहला आयनाइजेशन कांस्टेंट था, यानी पहला प्रोटॉन डोनेट किया था तो आयनाइजेशन था, दूसरा ये था। इस तरह से डाइप्रोटिक को लिख सकते हैं। अगर ट्राई होता, 3 होता है तो उसको भी लिख देंगे,
तीसरे वाले को। अब क्या होता है कि इन दोनों को जो कंपेयर करेंगे, इधर से हम लोग थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं इसको, इधर से यहाँ पे क्या बताइए, इसको Ka1 को बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट, Ka2 को बोलते हैं सेकंड आयनाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, हेयर Ka1 is called first ionization constant while Ka2 is called second ionization constant, second ionization constant, second ionization constant। ठीक है, इसी तरह से बताया क्या कि अगर हमारा एक कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो वो तीनों हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता है एसिड के तौर पे, एसिड के तौर पे तीनों हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता है, तो उसके 3 आयनाइजेशन कांस्टेंट होंगे। ठीक है ना, 3 आयनाइजेशन कांस्टेंट हो गए, तो क्या लिखेंगे, सिमिलरली H3PO4। अब इसमें देखिए 3 हाइड्रोजन है, तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट देगा, सेकंड आयनाइजेशन भी होगा, थर्ड आयनाइजेशन भी होगा। सिमिलरली दिस हैज 3 आयनाइजेशन कांस्टेंट, 3 आयनाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है ना, ये 3, इसके 3 आयनाइजेशन कांस्टेंट हो गए, K1 K2 K1A K2 Ka2 एंड Ka3, इसके 3 आयनाइजेशन कांस्टेंट होंगे। ठीक है ना, ये होगा। ऐसी और आगे है, क्या समझ में आई बात। तो ये दे रखा, अगर एक से ज़्यादा प्रोटॉन डोनर होते हैं तो उसमें एक से ज़्यादा आयनाइजेशन कांस्टेंट भी आता है। ठीक है, और उसको लिखते कैसे, हमने पहले का दिखाया, ये दूसरा दिखा दिया, इस तरह से लिखते हैं हम लोग। अगर 3 है तो 3 भी लिख सकते हैं, 4 होगा तो 4 भी लिख सकते हैं। कितनी बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या बताया कि एक आयनाइजेशन जो कांस्टेंट आता है उसका कितना वैल्यू आता है, फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट का कितना वैल्यू होता है, सेकंड आयनाइजेशन का कांस्टेंट का कितना वैल्यू होता है, वो ज़्यादा होता है या कम होता है, उसका कंपेयर करके एक टेबल बनाया गया है एनसीईआरटी में। तो मैं उस टेबल को लिखता हूँ और उसके जो वैल्यू दे रखे उसको कंपेयर करके क्या है, क्यों ऐसा होता है, वो हम लोग टेबल को पहले बना के समझाते हैं उसको। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिए, मैं मिटाऊंगा इसको। ये दे रखा हमारा, एक हम लोगों ने देखा है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ सम कॉमन एसिड्स, पॉलीप्रोटिक एसिड एट 298 केल्विन। कुछ कॉमन से एसिड जो होते हैं उनका डाइप्रोटिक है, पॉलीप्रोटिक है, एसिड्स है, तो उनका जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है उसका एक टेबल दे रखा है, और वो टेबल हमने यहाँ पे लिखा क्योंकि इससे हमें एक पॉइंट्स को समझाना है। अब जैसे क्या बताया कि ऑक्जेलिक एसिड है, इसका पहला जो फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू होता है 5.9 10⁻², ये -2 है। और सेकंड जब दूसरा जो उसका हाइड्रोजन को निकालेंगे तो उसका 6.4 10⁻⁻5 होता है। उसका जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है, डिस आयनाइजेशन कांस्टेंट जो है उसका जो वैल्यू है 6.4 10⁻5 है। ये बहुत ही कम वैल्यू, देखिए ये -2 है, ये -2 है, ये -5 है। सेकेंड आयनाइजेशन कांस्टेंट का जो वैल्यू है Ka2 वो बहुत ही कम है। इसी तरह से नेक्स्ट वाला दे रखा हम लोगों ने, एस्कॉर्बिक एसिड का पहला जो आयनाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू है 7.4 10⁻⁴, और सेकेंड है 1.6 10⁻12 -12, कितना छोटा वैल्यू है, बहुत ही छोटा वैल्यू है ये। ठीक है, कहने का है क्या, थर्ड लेते हैं हम लोग, सल्फरस एसिड का पहला जो है 1.7 10⁻², फर्स्ट के आयनाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू, और ये जो सेकेंड आयनाइजेशन कांस्टेंट 6.4 10⁻�8, सेकेंड जो आयनाइजेशन वो भी बहुत कम है। ऐसे ही दे रखा सल्फ्यूरिक एसिड का पहला जो आयनाइजेशन कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो वेरी लार्ज है, लेकिन दूसरा जो है 1.2 10⁻² है। तो ये जब बहुत बड़ा वैल्यू है तो सेकेंड आयनाइजेशन कांस्टेंट उसका बहुत छोटा वैल्यू है ये। ठीक है, ऐसी कार्बोनिक एसिड का लेते हैं हम लोग 4.3 10⁻7 10⁻11, ये भी
बहुत ही ज़्यादा छोटा वैल्यू है, ये वाला वैल्यू छोटा है। ऐसे सिट्रिक एसिड का देखिए इसमें 3 है, 7.4 10⁻⁴, सेकंड आयनाइजेशन कांस्टेंट है 1.7 10⁻⁵, और थर्ड आयनाइजेशन कांस्टेंट है 4 × 10⁻⁷। तो ये कम होता जाता है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड की तरफ जब जाएंगे तो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऐसे ही फास्फोरिक एसिड का देखिए 7.5 10⁻�3, 6.2 10⁻8, 3 कहाँ था, ये 8 हो गया, और थर्ड का है 4.2 10⁻13, ये -13 हो गया। क्या देखा गया ये कि जब भी कभी पॉलीप्रोटिक एसिड होते हैं, पॉलीप्रोटिक एसिड होते हैं, तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू होता है वो ज़्यादा होता है, सेकेंड आयनाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू उससे कम होता है, थर्ड आयनाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू उससे भी कम होता है। तो ये कम क्यों हो रहा है, इसका वैल्यू जो है डिक्रीज क्यों कर रहा है? ठीक है, अब इसको हम लोग देख लेते हैं, एक यहाँ पे एग्जांपल लिख के देख लेते हैं कि यहाँ पे ये जो आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालते कैसे हैं। ये तो हम लोगों ने किया है, लेकिन इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे क्या बताया कि H3PO4 लेते हैं, H3PO4, ये H3PO4 है, ये एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मतलब वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो एक्वस सॉल्यूशन वाटर भी लिख सकते हैं, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ मैंने वाटर लिखा है, लेकिन वो एक्वस सॉल्यूशन बुक में मेंशन किया है, बात एक ही है, एक्वस सॉल्यूशन की, या वाटर में डिसॉल्व करिए। जब इसको हम लोग फर्स्ट वाले लेंगे तो क्या होगा, देखिए H2PO4 नेगेटिव प्लस 1 प्रोटोन यहाँ पे ऐसे आ गया, एक प्रोटोन इसने यहाँ पे ऐसे कर दिया। अब इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट A1 निकालेंगे तो ये प्रोडक्ट लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H2PO4 माइनस माइनस एक 1 होगा, और ये एक प्रोटोन होगा यहाँ पे इस तरह से, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H3PO4। ये हम लोग कंसंट्रेशन लेंगे इक्विलिब्रियम के टाइम पे, कितना इक्विलिब्रियम के टाइम पे इसका कंसंट्रेशन है। तो ये तो पहला हो गया, कितनी बात में। अब हम लोग जो सेकंड वाला जो आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालेंगे, यहाँ पे क्या होता है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट का जो वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, ये ऊपर में न्यूमरेटर में ये आइंस है, ये जो प्रोडक्ट बने हुए हैं, ये आइंस कितने बने हुए हैं वो ऊपर ले लेते हैं, और इक्विलिब्रियम के टाइम पे कितना अनडिसोसिएटेड रिएक्टेंट बचा वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे जितना हाइड्रोजन आइंस बनेंगे, एक मॉलिक्यूल अगर एक हाइड्रोजन प्रोटॉन दे रहा है, तो जितना ज़्यादा ये आयनिक कंपाउंड बनेगा, उतना ज़्यादा ये के का वैल्यू होगा, उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि ये ज़्यादा ज़्यादा डिसोसिएट हो जाएंगे, प्रोडक्ट बन जाएंगे, और जो अनडिसोसिएट वो कम होगा। जब नीचे वाला वैल्यू कम होगा, ऊपर का ज़्यादा होता, के का वैल्यू ज़्यादा आएगा। कितनी बात में। ये तो न्यूट्रल कंपाउंड था, न्यूट्रल का मतलब इस पर कोई आइंस नहीं था। अब देखिए सेकंड वाले में क्या होगा। अब अगर सेकंड आयनाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू निकालने जाएंगे तो क्या लेंगे, ये जो होगा वाले कंपाउंड का आयनाइज होगा ये H2PO4 -1 था ये। अब इसका एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे तो जब इक्विलिब्रियम आएगा ये, तो इससे हाइड्रोजन निकलेगा ये, तो ये PO4 -2 हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये इस तरह से देगा। अब यहाँ पे देखिए, इसने हाइड्रोजन को आयनाइज्ड होके उधर दिया, यहाँ पे ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये किसी को बाहर जाने में नेगेटिव जो चार्ज होगा, तो वहाँ पे जो अट्रैक्शन पर न्यूक्लियन, अट्रैक्शन पर यूनिट चार्ज बढ़ जाएगा इसमें जो भी सेंट्रल फास्फोरस होगा, और जो ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गए, तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, तो इसका अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया, यानी ये बाउंडेड, स्ट्रांगली बाउंड हो जाएगा। उसमें से हाइड्रोजन आयन का निकलना अब आसान नहीं है। अब इसमें से हाइड्रोजन आयन का निकलना आसान नहीं है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेंगे इसमें से हाइड्रोजन को डिसोसिएट करके निकालने के लिए, और जब ज़्यादा एनर्जी देंगे तभी तो होगा। अगर रूम टेम्परेचर पे करा रहे हैं अगर हम लोग, तो टेम्परेचर तो बाहर से सप्लाई उतना ही है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही कम आइंस बनेंगे इसमें, क्योंकि ये स्ट्रांगली बाउंड है। ये जो हाइड्रोजन है, ये नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होने की वजह से ये जो हाइड्रोजन आसानी से निकले। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो जैसे आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट वो तो कम होता है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है, क्योंकि जो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, न्यूट्रॉन, वो जो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो एक नेगेटिव चार्ज जो बचता है उस पर, उसका अट्रैक्शन बढ़ जाता है।
तो अट्रैक्शन बढ़ जाता है तो वो स्ट्रांगली बाउंड हो जाता है, और जब बाउंड हो जाता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन को निकालना आसान नहीं है, ज़्यादा एनर्जी की, लेकिन ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, मगर जो सप्लाई एनर्जी है वो उतना ही है। तो यहाँ पे ये जो आइंस बनेगा अब कम बनेगा। अब जब कम बनेगा तो ज़ाहिर है इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जब लिखेंगे हम लोग Ka2, तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखेंगे HPO4-2, और ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और ये जो बचा होगा इक्विलिब्रियम पे PO4, ठीक है ना, ये एक नेगेटिव है, ठीक है, ये इस तरह से लिखेंगे। तो इसका कंसंट्रेशन बहुत कम आएगा, क्यों? क्योंकि ये पहले से नेगेटिव था, इसलिए आसानी से यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा, स्ट्रांगली बाउंड होगा। तो ये कंसंट्रेशन कम होने की वजह से ये वैल्यू कम हो गया, K2A और K22, Ka2 जो है ना उसका वैल्यू कम हो गया। सेकेंड, डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू कम हो गया। ठीक इसी तरह से थर्ड वाला भी जाएंगे, तो थर्ड वाला में भी वो तो डबल चार्ज होगा, यहाँ पे दो दो चार्ज होगा। जैसे ये वाला को अगर लेना चाहते हैं, थर्ड वाले को लेना चाहते हैं हम लोग, तो क्या होगा, HPO4 टू नेगेटिव है, ये टू नेगेटिव है, एक्वा सोल्यूशन बनाएंगे इसका तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकलेगा ही नहीं, बहुत मुश्किल से निकलेगा, कुछ निकला तो यहाँ पे इसका जो प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा PO4 3 नेगेटिव, ये जो कंसंट्रेशन होगा, और एक दूसरा जो कंसंट्रेशन होगा ये इसका, ये बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम बनेगा, और इसका Ka3 जो वैल्यू होगा इसके कंसंट्रेशन के हिसाब से होगा, इसके कंसंट्रेशन के हिसाब से, तो ये तो बहुत ही कम वैल्यू होगा, ठीक है, ये इससे बहुत ही कम होगा। तो इस तरह से Ka3 थर्ड आयनाइजेशन कांस्टेंट उससे भी कम हो जाएगा। कहाँ तक समझ में आया? यानी जो फर्स्ट वाला है उसका वैल्यू तो ज़्यादा होता है, इसलिए कि वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल कंपाउंड्स होते हैं, उसमें से प्रोटॉन का या हाइड्रोजन का निकलना आसान होता है। लेकिन जब सेकेंड आयनाइजेशन का कांस्टेंट निकाले जाते हैं उस वक्त नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है कंपाउंड के अंदर, और उसमें से प्रोटॉन को या हाइड्रोजन को निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो डिसोसिएट नहीं हो पाता, इसलिए आइंस नहीं बन पाते, आइंस नहीं बन पाते, कम बन पाते हैं, तो उसका इसका वैल्यू कम आता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। ऐसे ही थर्ड में उससे भी कम हो जाता है। तो ये एक बेसिक रीज़न है कि जो पॉलीप्राइटिक एसिड जो होते हैं या मोर देन वन प्रोटॉन जो मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, उस केस में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन कांस्टेंट, थर्ड आयनाइजेशन कांस्टेंट जब निकालते हैं हम लोग तो उसका वैल्यू डिक्रीज करते जाता है। कितनी बात सुन में, कुछ पूछना तो नहीं, ये समझ में बात आ गई? तो ये जो डिक्रीज कर रहा है, ये जो वैल्यू इसके कम होते जा रहे हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट, सेकंड, ये कम हो रहे हैं, इसी वजह से कम हो रहा है क्योंकि इसका हाइड्रोजन आयन से जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक मॉलिक्यूल होते हैं, उसमें से हाइड्रोजन को निकालना मुश्किल हो जाता है, और वो थोड़े से निकलते हैं तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बनता है, उसकी वजह से डिसोसिएशन कांस्टेंट, आयनाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू कम आता है। कितनी बात सुन में आ रहा है? समझ में कुछ? आगे बढ़े हम लोग, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं बेसिक कंसेप्ट, ठीक। अगला टॉपिक करने जा रहे हैं, यहाँ तक नोट कर लिए, इसको मिटा के हम अगला टॉपिक करने जा रहे हैं। अगला टॉपिक है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, कौन कौन सा फैक्टर है जो एसिड के स्ट्रेंथ को इफेक्ट करता है, उसका स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। एसिड का मतलब ये जैसे हम बोलते हैं ना, कुछ एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं, कुछ मॉडरेट एसिड होते हैं, कुछ वीक एसिड होते हैं। तो स्ट्रॉन्गर एसिड में हम लोग बोलते हैं कि वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, यानी ज़्यादा सभी जितने मॉलिक्यूल लेते हैं वो सब के सब डिसोसिएट हो जाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और जो पार्शियली डिसोसिएट, कम डिसोसिएट होते हैं, वो वीक एसिड होते हैं। जो कम हाइड्रोजन आयन को डोनेट करता है रिएक्शन के टाइम में, वो वीक एसिड होता है, यही तो कहते हैं। मगर कोई सभी हाइड्रोजन टूट के निकल कैसे जाता किसी का? कोई एसिड है वो स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग का मतलब ये सभी हाइड्रोजन टूट कर निकल जाते हैं, तो वो इतना आसानी से टूट के निकल जाते हैं, कैसे निकल जाते हैं? या कोई वीक एसिड है, वीक एसिड का मतलब वो कम डिसोसिएट होता है, सब डिसोसिएट नहीं होते, तो कम क्यों होता है, कम डिसोसिएट क्यों होता है? 298, उसके लिए भी 298 केल्विन पे अगर सबको स्टडी करें
तो एक से हाइड्रोजन आयन का हाइड्रोजन आयन आसानी से बहुत ज़्यादा टूट के निकलता है, एक से बहुत कम निकलता है। तो ऐसा क्या फैक्टर होता है जो इसको गवर्न करता है, मॉनिटर करता है? फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो अगला जो हेडिंग है वो हम लोग डाल रहे हैं, फैक्टर्स factor affecting the strength of acid। ठीक है ना, वो कौन कौन से फैक्टर है जो एसिड को क्लासिफाई करते कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, या कंपेयर करेंगे तो बताएंगे ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या ये वीक एसिड होगा, ये बहुत ही वीक एसिड होगा। ठीक है ना, तो जब वो पूरे एसिड का नेचर को स्टडी किया गया तो क्या देखा गया है कि दो ऐसे पैरामीटर्स हैं जो एसिड के स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है, या दो पैरामीटर ऐसे हैं जो एसिड को बताता है कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है। ठीक है, और कौन से वो दो पैरामीटर है? एक है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, और दूसरा है पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, पोलर कंपाउंड, पोलैरिटी ऑफ पोलर कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स, दो ऐसे फैक्टर हैं। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूं, क्या दे रखा है, there are two parameters which differentiate the weak and strong acid, differentiate the weak and strong acids। ठीक है ना, वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड को दो ऐसे पैरामीटर जो डिफरेंशिएट करता है, वन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड एच ए, ये हम लोग, ये हाइड्रोजन है और ये एक एलिमेंट है, इसके साथ ये बॉन्ड बना हुआ, तो इनका जो बॉन्ड 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 स्ट्रेंथ है या बॉन्ड एनर्जी है वो कितना है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। और दूसरा जो है पोलैरिटी ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूल एच ए। ठीक है, यानी एक कंपाउंड जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक कंपाउंड जो है वीक एसिड है, तो वो वीक क्यों है, वो स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्या वजह है इसका? वो स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन को डोनेट करता है, जो स्ट्रॉन्ग होता है रिएक्शन में डिसोसिएट होता है, जो वीक होता है वो कम होता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसे दो फैक्टर हैं जिस पे ये चीज़ डिपेंड करता, वो है एक बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी जो जहाँ पे हाइड्रोजन जिस एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाया है वो बॉन्ड का स्ट्रेंथ कितना है, उनका बॉन्ड एनर्जी कितना है। बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, बॉन्ड एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड द एलिमेंट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उसी को कहते हैं। ठीक है, तो जिसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा इसका मतलब वो स्ट्रांग होगा, दोनों एक दूसरे को स्ट्रांगली बाउंड करके रखेगा, बांध के रखेगा, और जब दोनों स्ट्रांगली बाउंड होगा तो फिर आसानी से वो सेपरेट नहीं होगा, फिर आसानी से जब सेपरेट नहीं होगा तो वो वीक एसिड कहलाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन वो दोनों दे नहीं सकता है। लेकिन जिसका बॉन्ड एनर्जी कम होगा, मतलब हाइड्रोजन और एलिमेंट के बीच में बॉन्ड एनर्जी कम है या बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, तो वो आसानी से टूट जाएगा। ठीक है, जब वो आसानी से टूट जाएगा तो हाइड्रोजन आसानी से बाहर आ जाएगा, जब हाइड्रोजन आसानी से बाहर हो जाएगा तो वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाने लगेगा। तो क्या बताया कि अगर बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करता जाता है या कम होते जाता है तो उसका जो एसिड के जो कैरेक्टर है, एसिडिक नेचर है, वो स्ट्रॉन्ग होते जाता है।
इन्वर्स है, यानी बोन एनर्जी कम होगा या बोन स्ट्रेंथ कम होगा तो एसिडिक करेक्टर ज़्यादा हो जाएगा, वो इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत आसानी से, जैसे मान लो दो चीज़ें हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांगली बंधे हुए हैं, तो ज़ाहिर है वो आसानी से खुल नहीं सकता, उसको अलग नहीं कर सकते। जब अलग नहीं कर सकते तो फिर वो उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा दूसरी जगहों पे। लेकिन अगर कोई वीकली बॉन्ड एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है तो आसानी से उसे तोड़ सकते, वो दोनों अलग अलग जा सकता है। ठीक है, बहुत कॉमन सी बात है। तो बताया क्या, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा तो एक जो ले रखा है, पहला जो दे रखा है वो दे रखा है बॉन्ड स्ट्रेंथ। इफ द bond strength is decreases, then the acidic character increases character increases और इसको हम लोग कह सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ is inversely to acidic नेचर, इन्वर्सली टू एसिडिक नेचर है। ठीक है, एसिडिक नेचर क्या मतलब हुआ ये कि अगर जो वीक एसिड है इसका मतलब उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है। जिसका बॉन्ड एनर्जी जैसे जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता जाएगा वो उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगेगा, वीक से स्ट्रॉन्ग होने लगेगा। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट, मतलब पूरे कई सारे कंपाउंड पे इसको ऑब्जर्व किया गया और उसको पूरे करने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद ये 2 पॉइंट उठाया गया है कि जो भी कोई एसिडिक होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो एसिड है उसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो आसानी से टूट जाता है और हाइड्रोजन आसानी से रिलीज हो जाता है, इसलिए उस हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन जो है सॉल्यूशन में रोल बढ़ जाता है और वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, लेस बॉन्ड स्ट्रेंथ, अगर हम लोग इसको लिखते हैं लेस बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली टू स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और वाइस वर्सा, यानी कि अगर मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा लेस एसिड हो जाए, वीक एसिड हो जाएगा वो। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक एसिड, ये इसका ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, वीक एसिड। तो ये एक पैरामीटर है जो डिसाइड करता है कि कोई एसिड जो है ना स्ट्रॉन्ग क्यों है, कोई एसिड वीक क्यों है। ये तो एक हो गया। इसी तरह से दूसरा जो पैरामीटर है वो पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यानी जिसको जो मॉलिक्यूल हम लेते हैं ना, एक होता है पोलर कंपाउंड, एक होता है नॉन पोलर कंपाउंड। तो पोलर कंपाउंड में वो होता है कि जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होती है जो सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे के कंपेयर में ज़्यादा होता है, तो जो जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है वो उसकी तरफ खिंच जाता है। मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, खिंच जाता है और वो आसानी से टूट सकता है। तो मैं इसे नोट कर लिया, इसको मिटाऊंगा, फिर मैं इसके बाद इसको सेकेंड वाले पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं सेकेंड पार्ट क्या दे रखा है इसमें, ठीक है, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या बताएगा, जैसे एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज हाइड्रोजन फ्लोराइड ले लेते हैं। ठीक है, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है। तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होगा, फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है ना ये अपनी तरफ खींच लेता है, ये अपनी तरफ खींच लेता है। तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आता है।
नेगेटिव चार्ज था, और सारा इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच जाता है, इसके पास कुछ बचता नहीं है। तो इसका जो डिस्टेंस हो जाता है बहुत ही दूर हो जाता है, यानी कि जो फ्लोरीन है वो सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, और हाइड्रोजन जो उधर बिल्कुल अलग हो जाता है, और उसका जो इंटरेक्शन है बहुत वीक हो जाता है, क्योंकि वो जाहिर है इसके पास अब सिर्फ अपोजिट चार्ज की वजह से अट्रैक्ट कर रहा है और कोई दूसरा नहीं है। तो इसको जब दूर हो गया तो इसको यहाँ से तोड़ना बहुत ही आसान हो जाता है। तो जो जितना ज्यादा पोलर कंपाउंड होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर एसिडिक कंपाउंड हाइड्रोजन का कंपाउंड है तो जो जितना ज़्यादा पोलर होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जिसकी पोलैरिटी कम होगी वो स्ट्रेंथ कम होगा। ठीक है, ये जो पोलर कंपाउंड किसके पे डिपेंड करता है? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, क्या समझ में आया? जिसका पोलर जो ज़्यादा मॉलिक्यूल ज़्यादा पोलर पोलर कंपाउंड होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट को यहाँ पे लिखता हूँ। क्या बताया? व्हेन टू एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लार्ज डिफरेंस यानी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, आर कंबाइन टू फॉर्म अ पोलर कंपाउंड्स, देन सच कंपाउंड्स such compounds are strong acid। ठीक है, क्या समझ में आया ये कि जितना ज़्यादा वो पोलर होगा उतना ज़्यादा ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, पोलैरिटी जो ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोर पोलर कंपाउंड मोर स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है ना, स्ट्रेंथ जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये ऑब्जर्व किया गया है। तो ये वाले पॉइंट समझ में आया। जो कंपाउंड ज़्यादा पोलर होगा, आयनिक कंपाउंड होगा, वो जो है आसानी से हाइड्रोजन को दे देगा, क्योंकि उसके गैप बढ़ जाते हैं, और आसानी से हाइड्रोजन डोनेट कर देगा, और उस तरह से वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का जो क्लासिफिकेशन है कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है, वो दो पैरामीटर पे है। एक तो उनका बॉन्ड का स्ट्रेंथ कितना है, अगर कम होगा, वीक बॉन्ड होगा, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, इन्वर्स है, वीक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। और पोलैरिटी के हिसाब से अगर ज़्यादा पोलर होगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। तो ये दो पॉइंट दे रखा है। अब क्या बताया गया है कि अगर हम लोग एक ग्रुप में चलते हैं, जैसे हम लोग का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, तो ऊपर से टॉप से बॉटम जाते हैं तो ग्रुप कहलाता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पीरियड कहलाता है। अब क्या बताया कि जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड जो है, जैसे ऊपर एक ग्रुप में चलते हैं, टॉप टू बॉटम चलते हैं, वो डिक्रीज करने लगता है। टॉप टू बॉटम चलेंगे किसी भी ग्रुप में, तो जो निचला निचला जो एटम आता है वो उसका साइज बढ़ने लगता है, और उसका बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम होने लगता है। तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो तो हम लोग ग्रुप से चेक करते हैं, और ये जो पोलैरिटी है वो एक रो में पीरियड में चेक करते हैं, लेफ्ट टू राइट। ठीक, तो इन दोनों को हम लोग फिर से, ये तो हमें समझ में आ गया। अब हम लोग ग्रुप में और पीरियड के हिसाब से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो कंपाउंड्स बनते हैं, एक ही तरह के कंपाउंड बनेंगे, तो ग्रुप में बनेंगे तो कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, और पीरियड में जा रहे होंगे तो कौन ज़्यादा एसिडिक होगा या कम एसिडिक होगा। कितनी बात समझ में? आगे चले हम लोग। आ रही बात समझ में? स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिक्रीजेस इन ग्रुप, यानी जैसे ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे हम लोग, तो टॉप टू बॉटम, ठीक है, जब हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं
तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता जाता है, ठीक है। और पोलैरिटी ऑफ अ कंपाउंड इंक्रीजेस इन रो और पीरियड, ठीक है ना, पीरियड में इसकी जो पोलैरिटी बढ़ती जाती है। उसके बेस पे क्या दे रखा है कि जो कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है जब टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो, या फिर बेसिक एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है जब लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो। अब जैसे इसका मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, क्या दे रखा है इसको, ठीक है। ये दे रखा हमारा स्ट्रेंथ के हिसाब से क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिक्रीजेस इन ग्रुप टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम की तरफ जब जाएंगे तो जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ होता है वो कम होता है। जैसे जैसे देखा ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ठीक है, उसके नीचे आएंगे तो क्लोरीन आता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, उसके नीचे जाएंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया, उसके नीचे जाएंगे हाइड्रोजन आयोडाइड हो गया। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है, देखो ना स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि उसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम होते जाता है, साइज बढ़ रहा है ना इसका। जब साइज बढ़ता है तो वो उसका आसानी से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की ये समझ में आ गई बात था। ये जैसे जैसे हम लोग ये ऊपर से नीचे है, जैसे यहाँ पे हम लोग हैलोजन ग्रुप में देखेंगे तो फ्लोरीन यहाँ है, क्लोरीन यहाँ है, ब्रोमीन यहाँ है, आयोडीन यहाँ है, ये टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसमें भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसमें भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसमें भी हाइड्रोजन। तो अगर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ फ्लोरीन पे एटॉमिक नंबर जो है ना 9 होता है, तो ये 2 ही शेल यूज़ करता, फर्स्ट शेल पे 2 और दूसरे शेल पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 प्रोटॉन भी है, अट्रैक्शन होता है। लेकिन जब क्लोरीन में जाएंगे तो एटॉमिक नंबर 17 है, तो ये 3 शेल यूज़ करता, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल। तो यहाँ पे जो ना हाइड्रोजन जो होता है वो सेकेंड शेल पे अटैच होता है, लेकिन इस वाले केस में हाइड्रोजन थर्ड शेल पे अटैच होता है, तो यहाँ से निकालना ईजी है। इसी तरह से ब्रोमीन में 4 सेल यूज़ होता, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है तो यहाँ से निकालना और आसान है। आयोडीन में जाएंगे तो 5 शेल यूज़ होगा, 5 सेल यूज़ होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, तो इसको और आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा दूर होगा उसका अट्रैक्टिव फोर्स कम होता जाएगा और ये आसानी से फ्री हो जाएगा हाइड्रोजन। तो जैसे हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, साइज बढ़ने की वजह से जो हाइड्रोजन अटैच होता है उस कंपाउंड पे, उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा होता है, उसके बीच का अट्रैक्शन कम हो जाता है, तो आसानी से फ्री हो जाता है हाइड्रोजन, और उसी की वजह से उसकी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। कितनी बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ये समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही दे रखा कि एक दो कंपाउंड है, इसमें बताना है कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, H2O, H2S, इन दोनों में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो देखिए ये जो है ऑक्सीजन का 2 ही शेल यूज़ करता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो पहले शेल पे 2, दूसरे पे 6 हो जाते हैं, तो सेकंड शेल पे इस पे हाइड्रोजन अटैच होता है, और इस वाले पे सल्फर पे एटॉमिक नंबर 16 है, तो 3 शेल यूज़ करता है, पहले पे 2, दूसरे पे 8, तीसरे पे फिर 6 यूज़ करता है, तो थर्ड शेल पे। तो इसमें कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? H2S, ठीक है ना, H2S जो है ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। हियर H2S इज stronger acid than H2O, इससे ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ऐसे ही हम लोग कंपेयर करके ग्रुप में जो ऊपर होगा वो वीक एसिड होगा, जो नीचे होगा वो स्ट्रांग एसिड होगा, एक ग्रुप में अगर चेक करना चाहेंगे तो ये सभी ग्रुप के साथ ऐसे ही है। जो जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाएंगे हाइड्रोजन के साथ कॉमन अटैचमेंट है, तो जो नीचे होगा वो ज़्यादा स्ट्रांग एसिड है, जो ऊपर होगा वो वीक एसिड है। कितनी बात सुन में? तो ये तो हो गया ग्रुप के हिसाब से हमारा। अब हम लोग एक रो में चलते हैं और देखते हैं क्या होता है उसका, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? कुछ पूछना तो नहीं, मिटा दे इसे। अब ऐसे बताया क्या कि अगर हम लोग पीरियड में जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते जाता है। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में देखा है कि लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता जाता है। अगर एक ही पीरियड में या एक रूम में कई सारे कंपाउंड ले, तो जो सबसे राइट में आएगा वो ज़्यादा पोलर कंपाउंड होगा, और जो जितना ज़्यादा पोलर कंपाउंड होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। बताया ना हम लोगों ने, जो जितना ज़्यादा पोलर होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब जैसे एक कंपाउंड लेते हैं CH4, ये कार्बन के साथ है, इसके कार्बन के बाद नाइट्रोजन होता है, अमोनिया ले लेते हैं ये, ठीक है। और नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन होता है, H2O ले लेते हैं, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन होता है तो HF ले लेते हैं। अब अगर हम लोग कंपेयर करेंगे इसका एसिडिक,
तो ये ज़्यादा पोलर कंपाउंड है, उससे कम ये है, उससे कम ये है, उससे कम ये है। तो एसिडिक करेक्टर क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा पोलर कंपाउंड है वो ज़्यादा एसिडिक है, तो ये उससे एसिडिक होगा ज़्यादा, ठीक है ना। ये इससे ज़्यादा होगा, ये इससे ज़्यादा होगा। कहने का मतलब ये है कि अमोनिया जो है मीथेन से ज़्यादा एसिडिक करेक्टर होगा, वाटर अमोनिया से ज़्यादा होगा, और हाइड्रोजन फ्लोराइड वाटर से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है पोलैरिटी बढ़ता जाता है, इसी की वजह से इसकी एसिडिक करेक्टर बढ़ता जाता है। पोलैरिटी बढ़ता जाता है तो एसिडिक करेक्टर बढ़ता जाता है। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इंक्रीजेस, ठीक है ना। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ठीक है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करता जाता है। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पोलर कंपाउंड का बढ़ता है, पोलैरिटी बढ़ता जाता है, इसलिए उसका एसिडिक करेक्टर बढ़ता जाता है। ये बात समझ में आए कि कोई एसिड क्यों स्ट्रांग होता है, क्यों वीक होता है। जो आसानी से हाइड्रोजन को डोनेट कर देता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और हाइड्रोजन डोनेट करने के लिए दो पैरामीटर देखा गया कि उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होना चाहिए तो आसानी से डोनेट कर देगा, या वो ज़्यादा पोलर कंपाउंड होना चाहिए, वो भी आसानी से डोनेट कर देगा। तो ये है दो पैरामीटर्स जो डिफाइन करता, क्लासीफाई करता वीक एसिड यानी स्ट्रॉन्ग एसिड को। कितनी बात समझ में? आगे चले हम लोग, आगे हम लोग करेंगे। आज हम लोग इसको, ये थ्योरेटिकल पार्ट को यहीं पे रहने देते, इसी यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट क्लास में।